कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट था वो भी भारत में पांव पसार रहा था, लेकिन जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो जीनोम सीक्वेंसिंग में ये पाया गया कि जो ट्रिपल म्यूटेंट है ना, ये म्यूटेंट होकर अपना एक नया स्वरूप लिया है, लेकिन ये स्वरूप लेने के चक्कर में खुद को कमजोर कर लिया है। जो ट्रिपल म्यूटेंट है वो इतना कमजोर है कि वो पहले वाले म्यूटेंट इतना भी घातक नहीं है, और वैज्ञानिकों ने कहा है कि ट्रिपल म्यूटेंट खुद ही मर रहा है। अब बहुत ज्यादा सैंपल ट्रिपल म्यूटेंट के देखने को नहीं मिल रहा है, जो इस बात के संकेत है कि ट्रिपल म्यूटेंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो ज्यादा पांव नहीं पसार पा रहा है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में डबल म्यूटेंट ही भारत में ज्यादा तबाही मचा रहा है, जिस वजह से हमारे जो कोरोना के जो ग्राफ गए थे वो 4 लाख के पार चले गए थे। तो ट्रिपल म्यूटेंट से फिलहाल हम लोग को खतरा की कोई बात नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है अगर लापरवाही बढ़ती जाए तो, क्योंकि आगे भी इसमें म्यूटेशन यानी इसके स्वरूप बदलते रहते हैं। जैसे पहले हम लोग आदि मानव थे, बंदर थे, चिंपैंजी, फिर धीरे धीरे हम लोग में म्यूटेशन हुआ और धीरे धीरे हम मानव होकर अपडेट हो गए। वैसे ही जब किसी जीव की संख्या करोड़ों करोड़ों होती है तो उसमें एक दो तीन चीजें हल्की चेंज हो जाती है, इसी को कहते हैं म्यूटेशन। जैसे आप अपना ही साइन करते हैं, आप 100 बार साइन कीजिएगा तो जो पहला साइन है और जो 100 नंबर पे साइन किया उसमें चेंजिंग आ जाएगी, तो पहले की तुलना में जो 100 बार साइन किया उसमें हल्का सा म्यूटेट हो जाएगा, तो उसी को कहेंगे म्यूटेशन हो गया। आप अपना ही सिग्नेचर आप क्या कीजिए 10,000 बार मारिए, देखिए उसमें कई जगह आपको म्यूटेशन यानी चेंजिंग दिखेगी। तो किसी भी चीज में बहुत जल्दी जल्दी अगर रेप्लिकेशन होता है तो उसमें म्यूटेशन और ज्यादा देखा जाता है। म्यूटेशन एक नॉर्मल चीज, हमारे शरीर में भी म्यूटेशन होते रहता है, नॉर्मल चीज है यहाँ पे। अब रही बात सेकेंड, जो डबल म्यूटेशन था जो भारत में तबाही मचाया जिससे सेकेंड वेव आया था, तो सेकेंड वेव जो है अब धीरे धीरे अपने सेचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। हम शुरू से कह रहे थे आपको कि सेकेंड वेव जो है वो 15 से 20 मई के बीच में आपका आराम से मतलब यहां तक सेचुरेट हो जाएगा। अब देखेंगे कि अब जो हमारा जो केस था 4 लाख के क्रॉस कर रहा था, अब 3,90,000 के इर्द गिर्द रह रहा है, और ये 15 से 20 मई आते आते हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये लोग जो है वो सेकेंड वेव के पीक तक पहुंच चुके हैं, अब ये लोग डिक्लाइन करेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि महाराष्ट्र और दिल्ली के जिन जगहों पे कोरोना था वो तो डाउन हो रहा है, लेकिन कई नए ऐसे जगह हैं जहां कोरोना नहीं था, वहां से भी मरीज अब मिलने लगे हैं। तो सेकेंड वेव का पीक लगभग हम पीक के पास पहुंच रहे हैं। सब लोग के लिए यही एक समय सबसे क्रूशियल है, क्योंकि इस समय जो पकड़ाएगा पीक पर कोरोना, उनको एकदम पीक पे पहुंचा देगा, कोरोना एकदम ऊपर पहुंचा देगा, क्योंकि नाव हमेशा किनारे पे डूबती है और पूरे देशवासी लोग कंट्रोल कर लिए 15 से 20 मई का ये नाव हमारा किनारे पे आ गया। यहां जो पकड़ाएंगे उनकी नैया टाइटेनिक की तरह डूब जाएगी। कुछ लोग का कहना है कि कोरोना कभी जाएगा ही नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए थर्ड वेव जरूर आएगा, लेकिन इतिहास से सीखिए कि किसी भी बीमारी का, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, सबसे खतरनाक होता है सेकेंड वेव, उसके बाद फर्स्ट वेव। तो हम लोग फर्स्ट वेव झेल चुके हैं, सेकेंड वेव झेल रहे हैं, थर्ड वेव खतरनाक नहीं होता है। अब भारत में भी कोरोना का थर्ड वेव उतना खतरनाक नहीं होगा, जो अक्टूबर या सितंबर के महीने में आएगा। हम लोग सितंबर से अक्टूबर के राउंड द फिगर हम लोग थर्ड वेव को देखेंगे, लेकिन उस वक्त तक हम थर्ड वेव पर काबू पा चुके रहेंगे, क्योंकि जब तक थर्ड वेव आएगा हमारी कुल जनसंख्या का 15% लगभग जनसंख्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोरोना से जंग जीत चुकी रहेगी। हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना हुआ ठीक भी हो गया, उन्हें पता भी नहीं चला। तो 15% तो ऐसे लोग हैं जो कोरोना से लड़ चुके रहेंगे, और 15% जो बच्चे हैं किसी भी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। और अक्टूबर का महीना आते आते हम लोग अपने लगभग 40% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुके रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उस समय तक हमारी 70% जो आबादी रहेगी अक्टूबर के महीने में, वो कोरोना से सेफ हो चुकी रहेगी। उन्हें डेथ थ्रेट नहीं रहेगा कि वो मर जाएंगे। केवल 30% ही लोग हैं जिन पर खतरा मंडराएगा। तो 30% लोगों को लिए उस समय तक अवेलेबल बेड रहेंगे, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आएगी, वहां वेंटिलेटर की कमी नहीं रहेगी। उस समय तक वीराफीन दवा शायद सक्सेस हो जाए या नेजल एक्सप्रे सक्सेस हो जाए। उस समय तक डेक्सामेथासोन जैसी दवाइयां हो गई या रेमडेसिविर हो गए, जो इस तरह की कालाबाजारी है, जब हमको पूरी जनसंख्या को देना है तब ना घट जा रहा है। उस समय तक बस 30% ही रहेंगे, और गवर्नमेंट वैक्सीनेशन तेज करेगी तो ये भी संख्या बहुत घट जाएगा। तो थर्ड वेव से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी 70% जनसंख्या जो है वो इस कोरोना के डर में है, लेकिन थर्ड वेव में केवल 30% लोग रहेंगे, और उस समय तक भी हम लोग पूरी तरह से कोरोना से बहुत जागरूक हो चुके। वर्तमान कोरोना पे भी नए नए रिसर्च हो रहे हैं। अभी रूस ने स्पुतनिक, जो सबसे दुनिया में पहली वैक्सीन बनाई थी, उसी का स्पुतनिक लाइट बनाया है, जो सिंगल डोज पे ही काम कर जाता है। ये सिंगल डोज वैक्सीन जो है ये लगभग 70% 60 से 70% तक कारगर है। ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि एक डोज से आपको बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिल जाती है, और इससे बहुत तेजी से लोगों को वैक्सीनेट करके
सुरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए कुछ लोग का कहना है कि रूसी वैक्सीन बहुत अच्छी, बहुत जल्दी काम करती है। ऐसा नहीं, आप भ्रम में पल रहे हैं। देखिए रूसी वैक्सीन जो है उसमें एक से दूसरे डोज में भले 21 दिन का गैप रहता है, लेकिन वो काम करना चालू करती है दूसरे डोज लगने के 21 दिन बाद। यानी टोटल कितना दिन ले रहा है आपको? 42 दिन। वही भारत में जो बनी हुई कोवैक्सीन है उसको देखेंगे तो 28 दिन के गैप पे लगाया जाता है और 14 दिन के बाद आपको वो काम करना चालू कर देती है। तो 28 और 14 देखेंगे तो ये भी 42 दिन ही काम कर रही है। तो दोनों तो सेम काम कर रहे हैं। तो ये हल्ला किसने उड़ा दिया कि हमारी वैक्सीन अच्छी नहीं है? एकदम एक्यूरेट है। ये 91% एफिकेसी देती है, ये 82% देती है। बहुत का अंतर नहीं है, हम बहुत सेफ हो जाते हैं क्योंकि दोनों 100% नहीं देते हैं। दोनों का काम है आपको मरने से बचाने का काम है। और रही बात कोविशील्ड की जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, इसमें ज्यादा टाइम लगती है। देखिए इसमें 56 दिन पे तो अंतराल पे लगना चाहिए, उसके बाद 56वां दिन पे जब दूसरा डोज लेंगे तो उसके 14 दिन बाद काम करेगा। यानी लगभग ये 70 दिन का टाइम ले लेता है और 81% आपको एफिकेसी देता है। इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे बेस्ट हम लोग को तो खुद की वैक्सीन लग रही है जिसपे किसी भी तरह का पेटेंट या विदेशी दबाव नहीं है। इस समय कोरोना का कंट्रोल करने का एक रास्ता है कि इजराइल के मॉडल पर पूरी जनसंख्या का वैक्सीनेशन करना है। इसके लिए तभी संभव है जब पूरी दुनिया के वैक्सीन भारत में अवेलेबल हो। दुनिया में फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, नोवावैक्स है, स्पुतनिक है, चाइना का जो सिनोवैक्स है उसको छोड़िए, वो फालतू है, ससुरा वो हजमोला बराबर है, उसको हटा देते हैं। तो इतनी वैक्सीन है। तो भारत सरकार कह रही है कि हम फाइजर को ला ही नहीं सकते हैं, उतना हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है। अरे भाई साहब, आपको कौन कह रहा है कोल्ड चेन लगाने के लिए? हम लोग दुनिया का सबसे महंगा आईफोन खरीद सकते हैं ना। भारत सरकार को परमिशन देना चाहिए कि फाइजर, मॉडर्ना, नोवावैक्स, जॉनसन एंड जॉनसन आप लोग भी भारत में आइए, अपना क्लिनिक डालिए, अपना वैक्सीनेशन सेंटर डालिए। आप कैसे वैक्सीन को ठंडा करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको लोग पैसा देके और वैक्सीन लगवाइए। अपनी वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये बहुत बेहतरीन है और हमारे पास 3000 वैक्सीन बनाने के कारखाने हैं। इनमें ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है कोवैक्सीन को, जबकि ये हर तरह के म्यूटेंट पर काम करने को रेडी है। अगर हम कोवैक्सीन का उत्पादन करने लगे तो 10 करोड़ डोज पर मंथ कोविशील्ड और 10 करोड़ पर मंथ कोवैक्सीन बनाएंगे तो 20 करोड़ हो जाएगा। और विदेशी कंपनियों को भी कहेंगे कि तुम आके यहाँ वैक्सीन दो, तो हर महीने हम 30 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीनेट कर सकते हैं। आज से अब तक 20 करोड़ वैक्सीन लगाया गया है और अगर देखेंगे तो 120 करोड़ मतलब ओवरऑल 100 करोड़ जनसंख्या बच रही है। 3 महीने में हम उन्हें वैक्सीनेट कर सकते हैं। हालांकि दुनिया इस वैक्सीन पर पेटेंट को मतलब हटाने की बात कर रही है।